हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न आपका हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी पेडागॉजिकल बेस पे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऑप्शन ए है अनुवाद विधि, ऑप्शन बी है द्विभाषी विधि, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पूछ रहा है भाषा को सीखने की कौन सी विधि है जो मातृभाषा के बिना हम दूसरी भाषा को सीखने में यूज करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऑप्शन ए है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ऑप्शन सी है खेल में आनंद आता है, ऑप्शन डी है खेल में शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर भाषा शिक्षण में हम खेल को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो उसका क्या कारण है। पहले ऑप्शन की बात करें तो कह रहा भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कम श्रम करने की कोई बात नहीं होती है इसमें। खेल भाषा को विस्तार देता है, तो ये आपका जो है सही है। खेल जो है वो क्या करता है, भाषा को विस्तार देता है। उसमें अलग अलग प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग शब्दार्थों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे हमारी जो भाषा है वो विकसित होती है। इसलिए जो खेल हैं वो भाषा को विस्तार देते हैं। बाकी इसमें जो ऑप्शन सी दिया है आनंद आता है, तो आनंद खेल में तो आनंद आता है, लेकिन उसका भाषा से कोई संबंध नहीं है। शारीरिक विकास का भी भाषा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी आपका सबसे सही उत्तर है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ दी होती हैं तो उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ नहीं पे फोकस कर रहा है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे सी एग्ज़ाम में मिलेंगे जो क्या करते हैं कि जो नहीं उसमें लगा देते हैं और पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्न हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए भाषा का विस्तार करना, ऑप्शन बी सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां हैं तो उनका उद्देश्य जो है वो कौन सा नहीं होगा। तो भाषा का विस्तार करना ये भी इसका उद्देश्य होता है अभ्यास का और गतिविधि का। सृजनात्मकता का विकास मतलब कि बच्चों के अंदर कुछ नया बनाने, नया क्रिएट करने की क्षमता को हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो इस ये भी होता है। गतिविधियाँ इसीलिए दी जाती हैं जिससे बच्चे जो हैं कुछ नया सोचें। ऑप्शन सी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो ये भी आपका है, जो बच्चे हैं वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, लेकिन केवल उन्हें उत्तर याद करवाने के लिए सरलता हो इसके लिए गतिविधियां नहीं दी जाती हैं। ये उद्देश्य जो है अभ्यास और गतिविधियों का नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होता है। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पूछ रहा है हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया। तो लगभग हम लोगों सभी को पता है कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा बनाया गया था। इसीलिए तभी से 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक को मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह पूछ रहा है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए ये दिए गए ऑप्शनों में सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है। पहला है किसी विषय पर चर्चा करना, दूसरा है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तीसरा है बच्चों के उत्तर पूछना, बच्चों प्रश्नों के उत्तर पूछना, और
चौथा है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो मौखिक भाषा के कौशल में विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें किसी विषय पर चर्चा करना, तो किसी विषय पर चर्चा करने से भी क्या होता है, बालकों में जो मौखिक भाषा के कौशल हैं वो विकसित होते हैं। बालक अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। बच्चों की बातों को धैर्य से सुनना, तो बच्चों की बातों को अगर हम धैर्य से सुनेंगे तो वो क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी जो है मौखिक भाषा के कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी आपका जो है, अगर कोई बच्चा है वो अपनी बात पूरी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है और हम शिक्षक होने के नाते उसे मौका प्रदान कर रहे हैं, तो इससे भी बालक में क्या होता है, मौखिक कौशल के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन केवल प्रश्न के उत्तर पूछने से उनके अंदर जो मौखिक कौशल है वो विकसित नहीं होता है। यानी सबसे कम महत्वपूर्ण आपका जो है सी हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन सी है नहीं होता है और ऑप्शन डी होता है। तो भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात क्या होगा, आंशिक रूप से होता है कि पूर्ण रूप से होता है, कि नहीं होता है कि होता है। तो इसका क्या होगा, होता है। यानी यहाँ पूछ रहा व्याघात का मतलब भाषा सीखने में हमारी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग कि नहीं, तो बिल्कुल करते हैं, इसलिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ऑप्शन बी है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं और ऑप्शन डी है भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। तो अगर हम बात करें भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला अगर बात करें भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। भाषाई कौशल जो हैं वो क्रम से सीखे जाते हैं। अगर ऑप्शन बी की बात करें भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते, बिल्कुल भी नहीं, भाषाई कौशल एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर होते हैं। ऑप्शन सी की बात करें भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते, तो बिल्कुल भाषाई कौशल जो हैं वो हमेशा क्रम से सीखे जाते हैं। और ऑप्शन डी की बात करें भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते, तो यहाँ क्या होगा, ये अप्रभावित करते हैं। एक मिनट, यहाँ है प्रभावित होगा, प्रभावित नहीं करते। तो क्या होता है, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सबसे सही होगा। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी जो हम लोग भाषा सीखते हैं तो उसमें जो त्रुटियां, हम गलतियां करते हैं, उनके संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए की बात करें, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। ऑप्शन बी है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ऑप्शन डी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो यहाँ अगर बात करें भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो हैं वो, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल बच्चे त्रुटियां करके ही सीखते हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, तो बिल्कुल त्रुटियां जो हैं वो अस्थायी होती हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है, त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं, उनको सुधारा जा सकता है अभ्यास के द्वारा और नई अच्छी शिक्षण विधियों के द्वारा। अगला है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल एक शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चा जो है उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है यदि वह त्रुटियां करता है। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ कह रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर सी सही हो जाएगा। त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं।
ऑप्शन ए है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ऑप्शन बी है लिखित प्रश्न पत्र, ऑप्शन सी है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में हैं और सतत और व्यापक मूल्यांकन या आकलन करते समय आप क्या ध्यान रखेंगे? तो कठिन शब्दों का श्रुत लेखन तो बिल्कुल भी नहीं। कठिन शब्द लिखवाने से क्या होगा, उनका हम आकलन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो भाषा को अच्छी तरीके से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। लिखित प्रश्न पत्र भी देकर जो है उनकी भाषा कौशल को हम नहीं जान पाएंगे, सुलेख लिखना देकर भी नहीं। लेकिन अगर हम उनको विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित कर देते हैं तो ये जो है आकलन सबसे सर्वोपरि होगा सतत एवं व्यापक आकलन के पक्ष से। तो यहाँ बच्चों को क्या करना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे उससे कुछ टॉपिक दे देना तो उस पर वो कुछ बोले या उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताए, तो इन मेथड से जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उनका आकलन कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए आतंकवाद पर आधारित निबंध, ऑप्शन बी बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक और ऑप्शन डी औपचारिक पत्र। तो यहाँ कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो पठन क्षमता है यदि उनका आकलन करना है तो कौन सी सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए की बात करें, अगर उन्हें हम निबंध लिखने के लिए देते हैं तो निबंध प्राथमिक स्तर के बच्चों की क्षमता का आकलन या पढ़ने के आकलन को जो है प्रस्तुत नहीं करता है। अगला है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो जो बाल साहित्य की संवादात्मक कहानी है उसको बच्चे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी पठन क्षमता का भी आकलन आसानी से हम कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कह रहा है जो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित क्यों नहीं किया गया है या समेकित करने का उद्देश्य, सॉरी यहाँ समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ऑप्शन बी बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ऑप्शन सी है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और ऑप्शन डी है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो यहाँ कह रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में जो भाषा शिक्षण की किताबें होती हैं या जो भी कि बुक्स होती हैं तो उनमें जो कला शिक्षा को भी प्रस्तुत किया गया होता है। हम लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स जो होती हैं वो काफ़ी जो है चित्रों से भरी हुई होती हैं। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं इसमें पूछ रहा नहीं होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं इसको। पहला है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो बिल्कुल भी चित्र इसीलिए बनाए जाते हैं कि बच्चे जो हैं इन चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाएँ। जैसे उनको चित्र कोई दिखाकर बता दिया गया तो जब भी वो उस चीज़ उससे संबंधित कोई चित्र देखेंगे तो वो हमेशा उस चीज़ को बता पाएंगे। इसीलिए उनकी जो वर्णमाला होती है तो उसमें जो आ होता, अनार, आम, ये सारे चित्र बने होते हैं जिससे वे अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। दूसरा है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। इसके साथ में क्या होता है, बच्चे आनंद की भी प्राप्ति करते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। तो चित्रों को या कला शिक्षा को जो समेकित किया गया है उसके पीछे लेखन में परिपक्वता लाना ये चीज़ बिल्कुल भी जो है उससे संबंधित नहीं है या उसका उद्देश्य नहीं है। और बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, ये भी जो है बच्चों के अंदर रचनात्मकता का विकास करना भी कला शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसलिए यहाँ पूछ रहा था कौन सा जो है भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन ए सरल होती है, ऑप्शन बी बच्चों ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है, ऑप्शन सी है बच्चे की भाषाई पूंजी है और ऑप्शन डी है मानक स्वरूप लिए होती है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अगर कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है तो क्या उसके पीछे कारण है।
सरल होती है इसलिए स्थान देना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ये इसका जो है कारण नहीं है। बच्चे ने अभी पूर्णतः सीखी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला है बच्चे की भाषाई पूंजी होए, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। बच्चे जो हैं घरों से ही, मातृभाषा से ही उनके अंदर चीज़ें विकसित होती हैं, वो उनकी एक पूंजी होती है, जो घर की भाषा होती है उसको पूंजी के रूप में भाषा सीखने में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनकी घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वह एक उनकी पूंजी होती है। घर से वो चीज़ों को सीख कर आते हैं और उसी के का इस्तेमाल करके हम बच्चों को सिखा सकें। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सीखने को विस्तार देना, ऑप्शन बी अभिभावकों को प्रसन्न करना, ऑप्शन सी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ऑप्शन डी कापियाँ भरवाना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गृह कार्य का उद्देश्य नहीं है भाषा सीखने के लिए। तो सीखने को विस्तार करना बिल्कुल, अभिभावकों को प्रसन्न करना, तो अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना गृह कार्य दिया जाता है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए भी नहीं, कापियाँ भरवाने के लिए भी नहीं। उसका उद्देश्य होता है कि वो क्या है, सीखने को विस्तार दें, इसलिए जो है गृह कार्य दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भाषा सीखने का एक उद्देश्य है, ऑप्शन बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन सी है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ऑप्शन डी है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। व्याघात का मतलब होता है उसका प्रयोग किया जाता है या उससे कुछ चीज़ें ली जाती हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला अगर बात करें भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, तो भाषा सीखना उद्देश्य नहीं होता है। अगला अगर बात करें भाषा जो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं होती जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, स्वाभाविक तरीके से वो नहीं आती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। अगर भाषा सीखना एक उद्देश्य है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करें समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, तो लेव वाइगोस्की के अगर सिद्धांत की हम चर्चा करें तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है वो समाज के द्वारा, जैसा उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है, जिस परिवेश में रहते हैं उसी के अनुसार वो भाषा और व्यवहार सीखते हैं। तो इसलिए उनके सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक ही हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ऑप्शन बी बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, ऑप्शन सी है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, और ऑप्शन डी प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले कथन की अगर बात करें भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, भाषा विकास जो है वो व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, तो बिल्कुल, अगर हम बड़ों के संपर्क में रहते हैं तो वो भाषा विकास हम उससे सीखते हैं और हमारी गति तीव्र हो जाती है। अगला है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, बिल्कुल। अगर ऑप्शन डी की बात करें प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, तो बिल्कुल। तो यहाँ आपका कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिट और इंसान शब्द हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो आपका व्याकरण से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, बाकी मैक्सिमम आपको शिक्षण के ही प्रश्न मिलेंगे। 4 से 5 प्रश्न आपको जो है व्याकरण से संबंधित भी मिलते हैं सीटेट एग्जाम में, जो हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं हिंदी, उसमें
फिट और इंसान हैं। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी तत्सम और ऑप्शन डी तद्भव। तो जो फिट है और इंसान है ये कैसे शब्द हैं? तो ये आपके आगत शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीव, स्वभाव और प्रकृति। तो अगर हम बात करें किसमें एक का प्रत्यय नहीं कर सकते, तो भय में हम एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी जीव में एक, तो जीविक, और स्वभाव में स्वाभाविक, प्रकृति में प्राकृतिक कर लेंगे, लेकिन भय में एक प्रत्यय का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न, अपराध शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो अपराध शब्द जो है वो कैसा है? अपराध आपका जो है वो भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है? घर बनने लगे हैं, जीव जल में तैर रहे हैं, घोंगे चल रहे हैं, कछुए की चाल देखें। तो कह रहा किसमें जो है संज्ञा बहुवचन में नहीं, तो घर बन रहे हैं, इसमें घर जो है कई सारे बन रहे हैं तो बहुवचन में है। जीव जल में तैर रहे हैं, यहाँ जीव जो है वो संज्ञा है आपकी, तैर रहे हैं तो बहुत सारे जीवों की बात कर रहा है। घोंगे चल रहे हैं तो घोंगे यहाँ आपका संज्ञा है, और चल रहे हैं यानी बहुत सारे घोंगे होंगे, ये भी आपका बहुवचन में है। लेकिन कछुए की चाल देखो, यहाँ एक कछुए की बात हो रही है, इसलिए यही जो है आपका वो बहुवचन में नहीं है, ऑप्शन डी। तो यहाँ आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, कछुए की चाल देखो। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है। बुद्धिमानी शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो जो आपका बुद्धिमानी है वो क्या है? संज्ञा है। अगर हम बुद्धिमान की बात करें तो ये विशेषण हो जाएगा और बुद्धिमानी आपका संज्ञा। तो आज हम लोगों ने जो हिंदी पेडागॉजी आती है आपका सीटेट की, जो हिंदी पूछी जाती है उसको हम लोगों ने हल किया, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही आपको शिक्षण के सभी सब्जेक्ट के शिक्षण के प्रश्नों को हल कराते रहेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप अपने एजुकेशन वायर LMP चैनल पे बने रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।